नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। HCF 306 657 ये दो संख्या है, इसका HCF आपको 9 दिया है तथा इन दोनों संख्याओं 306 और 657 का LCM अपने को ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे। देखिए दो संख्या अपने पास कौन सी है। एक संख्या तो अपने पास 306 और दूसरी संख्या है 657। इन दोनों संख्याओं का जो HCF दिया हुआ है वो आपके पास है 9। 306 और 657 का जो HCF है ये आपको 9 दिया हुआ है। तो पहली संख्या 306 इंटू दूसरी संख्या 657 बराबर HCF 9 इंटू LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM लीजिएगा, LCM में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ LCM के साथ जो 9 है वो गुणा में है। कोई भी संख्या यदि गुणा में होती है तो वो दूसरे पक्ष में भाग में चली जाती है। तो इस प्रकार से LCM बराबर हो गया, LCM बराबर 306 इंटू 657। ये संख्या गुणा में है तो नीचे भाजक में आ जाएगी 9। अब 9 के पहाड़े से इसको काट दीजिए। 9 3 27 और 9 चौक 36। अब 657 को आप 34 से इंटू कर लीजिए। 7 चौक 28 का 8 हासिल के 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल के 2, 6 चौका 24 और 2 26 इंटू 7 3 21 का 1 हासिल के 2, 5 3 15 2 17 का 7 हासिल का 1, 6 3 18 1 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 हासिल का 1, 1 1 2। आंसर है 22,338। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। एक बार और समझ लेंगे। दो संख्याएं आपको दी हुई है, एक संख्या तो 306 और दूसरी संख्या 657। इन दोनों संख्याओं का जो HCF आपको दे रखा है वो है 9। तो जो फॉर्मूला है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं का मान रखिए। 306 इंटू 657 बराबर HCF आपको दिया हुआ 9 इंटू LCM आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ LCM की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये जो 9 है ये इस पक्ष में बटे में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या यदि गुणा में होती है तो भाग में आ जाती है। इसके बाद में आपको 306 को 9 से काट दीजिए, चाहे आप 657 को भी काट सकते थे। तो काटने के बाद में फिर दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका उत्तर है 22,338। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी है आपको 6 की पावर n अंक, ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं। तो कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होने के लिए अपने को मालूम है कि 0 पे समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात के रूप में होना आवश्यक है, तो ही अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ 6 की पावर n अंक है, इसके अपन टुकड़े करेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सिक्स की पावर n, यहाँ ये जो 6 है इस 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3 की घात n। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए
6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त तभी हो सकता है जब अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की घात के रूप में है, इसलिए ये संख्या जो है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो आप लिख देंगे लास्ट में ये संख्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि छह के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात के रूप में नहीं है। सिंपल सा है कि 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 5 की घात के रूप में नहीं है। यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की घात के रूप में है, इसलिए ये जो अंक है ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, भाज्य संख्या जो होती है उसमें बहुत सी संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी संख्या है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का जाता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि स्वयं के और एक के अतिरिक्त भी यदि अन्य संख्याओं का भाग जाए तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये जो संख्या है ये भाज्य क्यों है, इसका क्या कारण है, देखिए। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों संख्याओं में आप देखिए यहां से और यहां से ये एक संख्या है, इसमें से यहां देखिए 13 एक उपेनिश संख्या है, तो 7 इंटू 11, 13 तो बाहर आ गया, प्लस 13 एकम 13, तो यहां पर 13 एक उपेनिश संख्या है। यहां पर 13 एक उपेनिश संख्या है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 7 को 11 से गुणा कीजिए, फिर जो उत्तर आता है उसको 13 से गुणा कीजिए, उसके बाद में जो भी आंसर आता है उसमें 13 जोड़ दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसमें स्वयं का भाग भी जाता है, एक का भी जाता है और बाकी दूसरी संख्याओं का भाग भी जाता है। यहाँ पर सीधे सिंपल है कि यहाँ पर 13 एक उपेनिश संख्या है, इसलिए ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसी प्रकार 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी देखिए दोनों यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एकम 5, यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ संख्या है। एक बार वापस देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पर
13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, अर्थात इस संख्या में स्वयं के और एक के अतिरिक्त 13 एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, यानी कि स्वयं के और एक के अलावा 13 का भी भाग जाता है। जबकि मैंने कहा है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं के और एक के अलावा भी भाग जाता है, तो यहाँ पे स्वयं के और एक के अलावा भी 13 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यहाँ पर स्वयं के और एक के अतिरिक्त 5 का भी भाग जाता है, इसलिए ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं है।